चलिए, सो अगला जो पॉइंट आपका है सेकंड वाला, दैट इज डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट। इसकी बात जो है वैसे तो अपन ने कर ली है, लेकिन इसमें और क्या क्या एडवांस वाली चीज़ें गवर्नमेंट ने करी उसके बारे में बात यहाँ पे करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगेन सेम पॉइंट कि सर ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिल्ली। एक ही सिंगल विंडो में आपको जाना है, एक ही वेबसाइट पे आपको जाना है, वहीं जाके पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन का काम आपका होगा वो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। इवन बोले अगर आप मुंबई की बात करो तो मुंबई में भी वही सुविधा जो है वो उपलब्ध करवा दी। अगर जैसे आप यहाँ पे बात करो दिल्ली में, तो इट इज़ बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और यहाँ पे भी किसने प्रोवाइड किया? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग इंटरनल एंड द एक्सटर्नल डिपार्टमेंट, क्या क्या उसमें जितने भी डिपार्टमेंट से रिस्पेक्टिव वाले जो कि कंस्ट्रक्शन के परमिट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सबको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। रिमूविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ विजिटिंग देम इंडिविजुअली। अब भाई साहब अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंडिविजुअली जाने की बात करें, मतलब आपको सामने वाले ऑफिस में जाना पड़ेगा, ऑफिस में आपकी तरह 10-12 लोग और आए हुए होते, आपको लाइन बना के वहां पे खड़ा होना पड़ता, ठीक है। फिर उसका पता नहीं आपका नंबर कब आता कब नहीं आता, और फिर उसके बाद में अगर नंबर आ भी जाता तो शायद आपको कहा जाता कि आपके एप्लीकेशन में ये चीज़ प्रॉपर नहीं लिखी हुई है, या आपने साथ में ये वाला फॉर्म अटैच नहीं किया हुआ है, आपको ये भी अटैच करना चाहिए था, आपको वो भी अटैच करना चाहिए था, फलाना ढिमका, अलग अलग बातें जो वो शायद आपको वहां पर बोली जाती, ठीक है। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016, ठीक है। बिल्डिंग बायलॉज जो है वो बनाए गए 2016 के, जो कि क्या थे? यूनिफाइड मतलब हर केस में हर जगह पे सेम एप्लीकेबल होंगे, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं होगा, जो कि दिल्ली में क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट डीम्ड अप्रूवल, डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया गया। अप्रूव्ड है बोले ऐसा मान लिया जा रहा है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिल्ली इफ अप्रूवल्स आर नॉट ग्रांटेड विद इन डिफाइनेड टाइमलाइन। मतलब पहले क्या नाटक हुआ करता था कि आपने कंस्ट्रक्शन के परमिट्स के अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दे दिया, फिर उसके बाद में 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपके पास में क्या आता? अप्रूवल आता। लेकिन 2 महीने का टाइम हो चुका है, उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो भी आपको वेट करना पड़ता था कि पता नहीं कब रिप्लाई करेंगे कब नहीं करेंगे। अब क्या कह दिया गया कि भाई साहब देखो, इतना स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, 45 डेज 30 डेज एज द केस में भी, अगर इतने टाइम पीरियड में अप्रूवल नहीं आता है, कुछ भी अगर रिप्लाई नहीं आता है, तो ये मान के चल लीजिएगा कि वो अप्रूव्ड है, ठीक है। अदरवाइज अगर अथॉरिटी को रिजेक्ट करना होगा तो इतना टाइम पीरियड इज सफिशिएंट, उसमें अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है? आपके इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। गॉट इट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में डी वाला पॉइंट, रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द बिल्डिंग्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फास्ट ट्रैकिंग बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, इंस्पेक्शन एंड द ग्रांट ऑफ द ऑक्यूपेंसी कम कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये कुछ और छोटी मोटी चीजें जो है वो यहाँ पे लाई गई, अगर मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे करूं, ठीक है, ताकि जो चीजें हैं वो क्या हो जाए? फटाफट यहाँ पे करी जा सके। फिर उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग द नोटराइज्ड सर्टिफिकेट और एफिडेविट फॉर द बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हैज बीन रिप्लेस्ड विद द ई अंडरटेकिंग इनटू दिल्ली। मतलब पहले क्या कहा जाता था कि आपको बकायदा सर्टिफिकेट्स फिजिकल फॉर्मेट में, जिसको पहले नोटरी करवा के लेके आओ, या फिर उसको एफिडेविट के द्वारा सपोर्टेड वो होना चाहिए, जिसके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर जो हैं वो काटने पड़ते थे। लेकिन अब क्या कह दिया गया? वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप क्या करो? ई अंडरटेकिंग। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अंडरटेकिंग मतलब काइंड ऑफ गारंटी देना कि हाँ सर जो मैंने लिखा हुआ है ना वो सब एकदम सही है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मुझे फाइल करने थे पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल कर दिए हैं, सारे के सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से है, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीपल इंस्पेक्शन एट कंप्लीशन स्टेज, मल्टीपल इंस्पेक्शन, एक से ज्यादा बार इंस्पेक्शन एट द कंप्लीशन स्टेज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल जॉइंट इंस्पेक्शन इन दिल्ली। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग स्टेज पे बार बार जाके इंस्पेक्शन किया जाएगा, बल्कि सीधा बोले एक ही इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। इसमें क्या होगा? कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है वो कम लगेगा और प्रॉपर तरीके से काम जो है वो किया जा सकेगा। एंड देन कम्स रोड कटिंग एंड द रिस्टोरेशन फॉर द वाटर एंड सीवर कनेक्शन हैव बीन सिंप्लीफाइड। मतलब सीधी सीधी बात ये भाई साहब कि अगर मैं ये 5-6 चीजों की बात करूं तो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं उनको यहाँ कहीं ना कहीं आसान कर दिया गया है। आखिरी वाले पॉइंट की बात अगर आप करोगे, क्या? रोड कटिंग। सर कई बार आपको ऐसा मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक रास्ता जा रहा है और इस रास्ते के इस साइड में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लेकिन पानी का जो पाइप है या जो आपका क्या बोलते हैं उसको सीवर,
गटर जो होता है उसका जो पाइप है वो रास्ते के उस साइड से, राइट, और उसको अगर यहां से आपको जोड़ना है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? सब बोले ऐसे केस में रोड को तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई साहब, रोड को तोड़ेंगे तो जाके परमिशन किसके लेके आनी पड़ेगी? जिसने वो रोड को बनाया था या जिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में वो रोड आता होगा, उसको तोड़ना भी पड़ेगा, वापस से रोड को क्या बोलेंगे उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो पहले प्रोसेस जो था बहुत लंबा चौड़ा होता था, जहां पे आपको परमिशन लेके आनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन उसी प्रोसेस को क्या कर दिया गया? कट डाउन कर दिया गया, कट डाउन कर दिया गया, फास्ट कर दिया गया, जिससे अब कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है, जो अपन ने पहले देखा था कि कहाँ इतने सारे दिन लगा करते थे, अब 99 डेज इनटू मुंबई और 91 डेज इनटू दिल्ली, उसमें काम जो है वो हो जाता है, ठीक है, डन। फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, इसके लिए क्या किया गया? प्रोसीजर फॉर द इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन, इंटरनल वायरिंग इंस्पेक्शन, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। बोले वो करने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनल वायरिंग, बिल्डिंग के अंदर जो वायरिंग किया गया होगा उसको पहले इंस्पेक्शन किया जाता था, उसको बोले करने की अब जरूरत नहीं है, उसको हटा दिया गया, ठीक है। इन दिल्ली सर्विस लाइन चार्जेस हैव बीन कैप्ड टू ₹25,000 इनटू इलेक्ट्रिफाइड एरिया फॉर लो टेंशन लोड अप टू 150 किलोवाट। मतलब अगर आपका जो लोड लिया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो अगर 150 किलोवाट से ज्यादा का नहीं है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो चार्ज लिया जा सकता है वो 25,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो गया भाई साहब। और दिल्ली की बात अगर आप करोगे तो वैसे भी आपके जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, उन्होंने वैसे ही पानी के बिल की बात करो या फिर बिजली के बिल की बात करो, फ्री कर दिया। लगभग दिल्ली वालों को बेचारों को आदत पड़ गई है फ्री वाली चीजों की, ठीक है, डन। फिर उसके बाद में सी वाला पॉइंट, टाइम टेकन बाय द यूटिलिटी टू कैरी आउट द एक्सटर्नल कनेक्शन वर्क हैज बीन रिड्यूस्ड इन दिल्ली, इसको भी यहां पे कम कर दिया गया। फिर उसके बाद में अगर उधार की बात करी जाए तो क्या कहते हैं कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये पॉइंट अपन पहली बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी बिजनेस लिक्विडेट हो जाता है, लिक्विडेट होने का मतलब क्या होता है? जब एसेट्स को बेचा जाता है और उससे जो आपके क्रेडिटर्स थे या जिनसे भी पैसा उधार लिया हुआ था या फिर जिनका भी पैसा उधार बाकी था जिसको वापस रिपे करना है, उनको जब पैसा दिया जाता है उसे कहते हैं लिक्विडेशन करना, ठीक है। तो अगर बिजनेस को लिक्विडेट किया जाए तो ऐसे केस में प्रायोरिटी ओवर द क्लेम सच एज लेबर एंड टैक्स, मतलब टैक्स बाद में पे करना, लेबर लोग को बाद में पैसा देना, पहले किसका दो? बोले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा जो है उसको पे किया जाना चाहिए। ऐसा किस में बोला गया? क्रेडिट केस में। तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जो लोग इन्वेस्टर्स होंगे उनको अपना पैसा सिक्योर रहेगा कि हाँ, अगर मैंने ये कंपनी में पैसा लगाया है तो मेरा पैसा मुझे टाइम पे मिल जाएगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि इतना पैसा तो टैक्स का काट लिया गया और इतना पैसा लेबर का काट लिया गया। गॉट द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद में पेइंग टैक्सेस, अगर टैक्सेस की बात की जाए, पहले वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर सर्विस टैक्स हुआ करता था। अब उसकी जगह पे एक ही चीज को यहाँ पे ला दिया गया, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो रिप्लेस करके पहले 17 टैक्स हुआ करते थे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, सबको हटा के एक ही ला दिया। नाम क्या दे दिया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। सर, एंटायर कंट्री, पहले स्टेट के लिए अलग होता था, सेंट्रल के लिए अलग होता है, अब पूरी कंट्री के लिए एक ही ला दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जो आपको पता होगा अलग अलग जगह पे कहीं 5% है, किसी चीज के लिए 12% है, किसी चीज के लिए 18% है और किसी के लिए 28%। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिपेंड करता है कि अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो 6% गवर्नमेंट सेंट्रल को जाएगा, 6% स्टेट को जाएगा, 18% में से 9% सेंट्रल को जाएगा, 9% स्टेट को जाएगा। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वहां पे होता है तो सीधा सीधा 18% जो है वो आईजीएसटी के नाम पे कर दिया जाता है। अब ये सब क्या होते हैं, आगे चल के जब आप एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो वहां पे बकायदा टैक्स लॉ नाम का सब्जेक्ट जो है वो आपको दिया हुआ है, जिसमें ये सारी चीजों के बारे में एकदम इन डेप्थ डिटेल में नॉलेज जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ द प्रीवियस सेल्स टैक्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल सेल टैक्स, सेनवेट, सेनवेट का फुल फॉर्म जो है वो क्या है बेटा? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी चीज पे आएगा। फुल फॉर्म क्या है? CEN का मतलब है सेंट्रल, वैट का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है।
तो अगर बोले आप सेल्स टैक्स की बात करें तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट वैट टैक्स एंड द सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू द जीएसटी। बिल्कुल सब वो तो समझ में आ गया। अगर मैं ये वैट की बात करूं तो ये लगा करता था किसके ऊपर, ये लगता था गुड्स के ऊपर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विस टैक्स जो है वो अलग से लगा करता था, अगर कोई बंदा सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर। दोनों को मर्ज कर दिया, क्या कर दिया उसको, जीएसटी बना दिया, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ दीज टैक्सेस विल रिड्यूस द कैस्केडिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, कैस्केडिंग। सर ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, डबल काउंटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, डबल काउंटिंग इफेक्ट। अब ये बात ना थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, या फिर वैट जो है ये क्या है, सर्विस टैक्स जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो अब ये ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक बंदा है या एक फर्म है जिसका नाम है ए। अब ए ने क्या किया, ए ने 100 रुपए की चीज बनाई। कितने की चीज बनाई, 100 रुपए की चीज बनाई। लेकिन गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप ये 100 रुपए की चीज मार्केट में बेचते हो तो ऐसे केस में इसके ऊपर बोले 5% का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ए यही वाली चीज बी को अगर बेचता तो कितने में बेचता, 100 रुपए में। लेकिन यही चीज बी को कितने रुपए में बिकी, सब बोले 105 रुपए में बिकी। कितने में बिकी, 105 में। क्यों, अरे सर गवर्नमेंट ने बोला बोले 5% का क्या करना है, टैक्स पे करना। ये समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन बी ने क्या किया, बी खुद वो चीज को यूज करने वाला नहीं था, बल्कि बी ने उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया, से फॉर एग्जांपल 45 रुपीज का, और उसने उसी चीज को 150 रुपए का बना दिया। वैल्यू एडिशन क्या मतलब उसमें कुछ और चीज ऐड करी होगी जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी बन गई। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पहले अपन बात कर रहे थे, सब बोले ए ने व्हीट बनाया और बी ने उसी व्हीट को क्या कर दिया, आटे में कन्वर्ट कर दिया। हो गया वैल्यू एडिशन, बोले हाँ। 100 रुपए का गेहूं उसने परचेज किया था जिसमें 5 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। टोटल बी का जो खर्चा लगा वो कितना लगा, 105 का, राइट। और फिर उसके बाद में बी ने वही वाली चीज में अपना प्रॉफिट ऐड कितना कर दिया, 45 का, वैल्यू एडिशन, ठीक है। और कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया, 150। लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप ये वाली चीज सी को बेचते हो, सी कौन है भाई साहब, सी ऐसा बंदा है जो कि रोटी बनाने का काम करता है या फिर ब्रेड बनाने का काम करता है, ठीक है। अगर बोले आप आगे बेचते हो तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना, 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां कितना हो गया सर, 157.5 हो गया टोटल अमाउंट। एग्री करते हो इस बात को, बोले हाँ सर। लेकिन जस्ट अ सेकेंड सर, यहां ये जो आपने 5% लिया, क्या आपने ये 5% सिर्फ 100 पे लिया, ध्यान से सुनिएगा। यहां ये जो 150 रुपए की बात कर रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये 150 रुपए में 100 रुपए भी है और 5 रुपए का टैक्स भी है जो इसके पहले ए पे कर चुका है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट वाली बात, हमने कहा कि अगर ये 150 रुपए के ऊपर 5% का टैक्स लग रहा है तो मतलब क्या हुआ कि ये 150 रुपए का अगर मैं बाइफिकेशन करने की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 100 रुपए जो ये वाले हैं इन्वॉल्व है, बोले हाँ सर। प्लस क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 5 रुपए जो ये वाले टैक्स के थे वो भी इन्वॉल्व है, बोले हाँ सर। प्लस 45 रुपीज का वैल्यू एडिशन। एग्री करते हो, बोले हाँ। लेकिन एक सेकेंड सर, इसमें से ये जो आपके 105 रुपए है इसके ऊपर तो टैक्स ऑलरेडी पे किया जा चुका है, हाँ है ना सर। इसमें से 100 रुपए पे टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। एंड अगर ये 5 रुपए पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैक्स वाला अमाउंट था उसके ऊपर आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हो, टैक्स पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। अरे बेटा पॉइंट, ये दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी बात सर, बोले अगर आप सिर्फ ये 45 के ऊपर टैक्स लगाते हैं, समझ में आया। लेकिन आपने क्या किया, जब आपने 150 पे टैक्स लगा दिया तो आपने इस पे पहली बार टैक्स लगाया, लेकिन ये वाला जो अमाउंट है उस पे दूसरी बार टैक्स लग रहा है। डज इट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस? कंज्यूमर के लिए कॉमोडिटी अननेसेसरली क्या हो जा रही है, महंगी हो जा रही है। लेकिन यहीं पे अगर आपने सिर्फ 45 के ऊपर टैक्स लगाया होता, 45 इंटू 5%, 45 के ऊपर अगर आपने टैक्स लगाया होता, अब 45 इंटू 5, मेरा मैथ थोड़ा सा कमजोर है तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। 45 मल्टीप्लाई बाय 5% कितना होता है, 2.25, ठीक है। तो टोटल टैक्स जो यहां लगता, पहले 5 लगा था और फिर 2 रुपए लगा, यानी कि 7.25 का टैक्स यहां लगता, राइट।
लेकिन अब क्या हुआ, अगर आप यहां ये 7.5 ले रहे हो प्लस इसके पहले 5 रुपए और ले चुके थे, तो 12.5 का टैक्स जो है वो लग चुका था ऑलरेडी। कंज्यूमर का बर्डन बिना मतलब में क्या हो गया, बढ़ गया। डज इट मेक एनी सेंस? नहीं सर, ये सेंस नहीं देता है। तो ऐसे केस में आपको वहां एक फंडा दिया गया था जिसका नाम क्या था, सेनवेट क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? सेनवेट। ये जो अपन ने यहां पे वर्ड पढ़ा सेनवेट। सर इसका मतलब क्या होता है, क्या बेनिफिट इसका? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका बेनिफिट ये था कि अगर आप बात करते हैं बी के बारे में, ये जो बी नाम का बंदा है इसकी बोले अगर अपन बात करें तो बी से ए ने कितने रुपए लिए, बोले 105। तो बी ने कहा ए को, भाई साहब ये क्या तरीका हो, 105 क्यों? तो ए ने बताया कि देखो सर 100 रुपए तो मैं आपसे ले रहा हूं क्योंकि मैंने लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रीनरशिप जो है वो लगा, लेकिन 5 रुपए जो है वो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे लेने पड़ रहे। लेकिन बी ने कहा कि सर लेकिन एक सेकेंड, ये कॉमोडिटी को मैं कंज्यूम करने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं तो इसमें और वैल्यूडेशन करूंगा और मैं इसको क्या कर दूंगा, आगे बेच दूंगा। ठीक है, तो क्या कहा गया, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है एक काम करो, अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो ये वाला जो पैसा तुमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ा है, इसका तुम क्या करो, इसका बोले तुम क्रेडिट ले लो। क्या कर लो, क्रेडिट। मतलब ये अमाउंट तुम साइड में रखो, ये सोच लेना कि कल को जब तुमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसमें से तुम ये अमाउंट माइनस कर सकते हो। अभी ध्यान से सुनिएगा। क्या सर, बी नाम का जो बंदा है उसने क्या किया, उसने 45 रुपीज उसमें ऐड किया। ठीक है, जिसकी वजह से उसका टोटल जो अमाउंट यहां पे बनता है वो कितना बन गया, 150 रुपए। 100 रुपए ये वाला, 5 रुपए ये वाला और 45 रुपए ये वाला, 150 हो गया। बोले हाँ सर, लेकिन गवर्नमेंट कहता है कि इसके ऊपर 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सर 5% बोले तो 7.5 रुपीज। बोले हाँ, लेकिन सर बोले एक सेकेंड, मैं ऑलरेडी 5 रुपए का टैक्स इस पे कर चुका हूं, तो मुझे उसका क्या मिलना चाहिए, क्रेडिट मिल जाना चाहिए। अब उसका जब क्रेडिट मिल जाएगा तो अल्टीमेटली आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा, 2.5 रुपीज। ये समझ में, आपको यहां पे 2.5 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर, येस और नो? क्यों ऐसा, क्योंकि 5 रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी जा चुका था। ठीक है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए पहले सेनवेट क्रेडिट जो है वो हमको कहीं ना कहीं मिला करता था, लेकिन उसका भी एक प्रॉब्लम ही है। क्या, कि पहले यहां जो टैक्स पे करना पड़ रहा था इट वाज 2.25, अब कितना करना पड़ रहा है, 2.5। इसी वजह से ये सारे टैक्सेस वैक्सेस को हटा के एक ही चीज को यहां लेके आ गए जिसका नाम क्या दिया गया, जीएसटी। ठीक है, जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम, ऑल्सो कॉल्ड एज कैस्केडिंग इफेक्ट, ये प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए, एंड मेक टैक्सेस पेड ऑन इनपुट क्रेडिटेबल टू अ हायर परसेंटेज। ठीक है सर, अगला पॉइंट सर बोले अगर मैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की बात करूं, कौन सा इनकम टैक्स सर, ऐसा टैक्स जो कि कंपनीज को पे करना पड़ता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे जब आप टैक्सेशन नाम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब, कि इंडिविजुअल लोग जो होते हैं उन्होंने जो पैसा कमाया होगा उसके ऊपर उनको टैक्स पे करना पड़ता है ना। अगर आगे चल के आप पैसा कमाते हो, इनकम अगर आप कमाओगे तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ सर सुना तो है, करना पड़ता है। सेम ऐसे ही जो कंपनीज होती है ना, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है, और उनका जो टैक्स रेट हुआ करता था इट वाज 30%। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ अभी, इट वाज 30%। नॉर्मल अगर कोई कंपनी रहेगी 30% का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, लेकिन उसको 5% से कम करके 25% कर दिया। कब, अगर आपकी कंपनी का सालाना टर्नओवर, एक फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है वो अगर आपका 250 करोड़ रुपए तक का रहा तो, इफ इट इज अप टू 250 करोड़ देन ओनली। ये समझ में आया? तो ये एक बेनिफिट वाली बात करेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द पेमेंट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगर मैं यहां सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इट इज एक्चुअली द प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और या फिर वी कैन से अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो सर, अगर कोई ऐसी कंपनी है
जो कि रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के हिसाब से रजिस्टर्ड है, वो जो अपने ईपीएफओ की बात करी थी, या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात जो अपनी की थी, अगर उससे रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे ही महीना खत्म होगा अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। उसके बारे में क्या कहा गया कि भाई साहब यहां वो पेमेंट करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो क्या कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। सारा पैसा अकाउंट टू अकाउंट घर बैठे बैठे, आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फिजिकल विजिट जो है वो देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अनेबलिंग द इजियर रिटर्न पेमेंट। पेमेंट करना क्या होगा, आसान होगा, कभी भी करो, कहीं पे भी बैठ के करो, कैसे भी करो, दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, फिर उसके बाद मेकिंग पेमेंट ऑफ ईपीएफ हैज बीन मेड मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिकली। यही जो ऊपर आपने बात करी। अगर मैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं तो इसमें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए। उसमें से एक क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। उसका इलेक्ट्रॉनिक का प्रोविजन कर दिया कि वैसे भी ऑनलाइन पेमेंट ही होना चाहिए, कैश में नहीं दे पाएंगे, फास्ट हो गया काम। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑन द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, that is EPFS, have been reduced in March 17 from 0.85 to 0.65। सब बोले अगर कोई ये फंड को मैनेज किया जा रहा है तो उसके लिए बकायदा ऑफिसर लगेंगे। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा ना भाई साहब, तो वो डिपार्टमेंट में आपके फंड को, आपके पीएफ को मैनेज किया जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वो पहले जो खर्चा आपका लगता था इट वॉज 0.85%, अब वही कितना कर दिया है, 0.65%, यानी कि 0.20 से कम कर दिया। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रिटर्न होगा, आपका जो पीएफ का अमाउंट रहेगा वो बढ़ जाएगा। गॉट इट, डन। ऑफ द मंथली पे द एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ऑफ 0.101 हैज बीन रिमूव्ड। उसको यहां से क्या कर दिया, हटा ही दिया गया। ठीक है, अल्टीमेटली आपका जो एम्प्लॉय रहेगा उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो यहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट, डन। चलिए भाई साहब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जिसका नाम क्या दिया गया, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में इसमें क्या किया गया, सबसे पहली बात तो ये टाइम एंड कॉस्ट टू एक्सपोर्ट।
किसके लिए प्रोसीड करें? लिक्विडेशन के लिए, कंपनी को वाइंड अप करने की तरफ चल पड़े। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट आपका, दैट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिजनेस रिफॉर्म्स बाय द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले तक जो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द DPIIT, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो आपका डिपार्टमेंट है उसने क्या स्टेप लिया। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि आपका जो स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट लगा लीजिए, पंजाब स्टेट लगा लीजिए, हरियाणा स्टेट लगा लीजिए, या फिर यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जांपल दिल्ली, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, फॉर एग्जांपल नागर एंड हवेली। ठीक है, तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमारे कंट्री में बिजनेस करने का जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो सके और लोग हमारी कंट्री में बिजनेसेस में पैसा लगाने से डरे ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या क्या किया गया। सबसे पहली बात, द डिपार्टमेंट स्पीयर हेडेड a dynamic reform exercise that commenced in 2014 to rank all the state and the UTs in the country based on the implementation of the designated reform parameters। मतलब अल्टीमेटली वही वाली चीज़ें कि अलग अलग टाइप के रिफॉर्म्स वगैरह जो ये यहाँ पे किए गए और एक्शन जो है वो लिए गए। द एम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू क्रिएट अ कंड्यूसिव बिजनेस इन्वायरमेंट बाय स्ट्रीमलाइनिंग, मतलब पैरेलल लेके आना या फिर क्या बोलेंगे उसको, एक प्रोसेस में लेके आना। ठीक है, स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग एन इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस क्लाइमेट। वेरी मच इंपॉर्टेंट सर, चाहे आप सेंट्रल लेवल की बात करो या स्टेट लेवल की बात करो, दोनों ही जगह पे ऐसे एक्शंस लिए गए ताकि जो हमारी कंट्री में बिजनेस का क्लाइमेट है वो क्या रहे, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली रहे। ठीक है, बाय कटिंग डाउन रेड टेप, बाय कटिंग डाउन व्हाट, रेड टेप, मतलब सर ये जो प्रॉब्लम होती है कि मतलब बहुत प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उस चीज़ को कट डाउन करके सिंपल प्रोसेस रहे। जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके सामने सिनेरियो जो है वो क्लियर रहे। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, क्या सब बोले, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बताया गया कि टैक्सेशन जो है वो 20% का लगेगा। ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर पॉलिसी को चेंज कर दिया गया और उसमें 40% का टैक्स अगर लगा दिया गया तो क्या मैं कह सकता हूं गलत बात हो जाएगी? इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, यस और नो? बिल्कुल सर, बात तो सही है, यस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। नाउ DPIIT क्या था ये? डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड also developed an online portal which can be accessed at EODB। ये EODB का मतलब क्या है? Ease of Doing Business, DIPP.gov.in, जहां पे क्या हो सकता है, ऑल द रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड आर एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक व्यूइंग। मतलब क्या क्या किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, ये सब आप यहां पे जाके देख सकते हैं। देखिए क्या, लेट्स सी अगर इससे कुछ ओपन होता है तो। ओपन हो तो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लास्ट में इसके कॉमा लगा हुआ है, वी हैव टू रिमूव द कॉमा। वी हैव टू रिमूव द कॉमा। अब ये देखिए, वेलकम टू द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान पोर्टल, ये इसका पोर्टल है। वेबसाइट के बारे में, कॉन्ट्रैक्टर्स गाइडलाइन, डाउनलोड बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या क्या किया जाता है। ठीक है, ये देखिए अलग अलग स्टेट में क्या क्या किया गया वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सारी चीज़ें आपको दी हुई है यहाँ पे। एक्सप्लोर बाय द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, टॉप अचीवर्स अबव 95%, एस्पायरर्स बिलो 80%। अरे बाप रे, पूरी कंट्री क्या है इसमें, एस्पायरर्स में है। फीडबैक स्कोर्ड, इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, आप एक बार खुद से कर सकते हैं। वेबसाइट देखिए कौन सी है यहाँ पे, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो पहले DIPP हुआ करती थी। ओप्स सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, एस्पायरर्स बिलो 80%,
सभी 0 0 दिख रहा, अब इसका मतलब क्या है आई डोंट नो। ठीक है, उप्स, अच्छा ओके। ये देखिए, अगर बोले अपन महाराष्ट्र की बात करते हैं तो टोटल 187 जो है वो यहाँ पे रिफॉर्म यहाँ पे लाए गए। अरे बाप रे, रिफॉर्म काउंट 185। क्या क्या? एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी इनेबलर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड, इन्वायरमेंटल रजिस्ट्रेशन अनेबलर्स, ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ये देखिए पूरा रिफॉर्म क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो पूरा आपको बताया गया, स्टेट वाइज बताया गया। महाराष्ट्र में क्या है क्या नहीं है ये आपको पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली बताई गई है। गॉट इट? एक बार बैठ के आराम से टाइम निकाल के इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए भाई साहब बढ़ते हैं आगे। ये किया गया, द पोर्टल ऑल्सो गिव्स डायनेमिक रैंकिंग विच अपडेट्स एज एंड व्हेन एनी ऑफ द रिफॉर्म पॉइंट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड। देखा अपन ने अभी। ठीक है, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर अलग अलग वहाँ पे स्टेटस जो है वो दिया हुआ था। 2017 की बात अगर की जाए, द रिफॉर्म एक्सरसाइज वॉज अपडेटेड टू 372 एक्शन पॉइंट्स विद एडिशनल इंट्रोड्यूस्ड सच एज सेंट्रल इंस्पेक्शन सिस्टम, ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड द सोसाइटीज। ये एक्शन जो है वो भी यहाँ पे क्या किए गए, लिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद इनिशिएटिव टेकन बाय DPIIT फॉर द रिफॉर्म प्रोसेस, मतलब